नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। रुक करेंगे उत्तराखंड की खबरों का। उत्तराखंड में भारी बारिश के बीच कई जगहों पर आपदा जैसे हालातों के मद्देनजर बीजेपी प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम ने सीएम पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लिए त्वरित राहत और सरकार द्वारा किए जा रहे कार्यों के बारे में उन्होंने सीएम धामी से चर्चा की। इसके बाद प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम ने बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में बीजेपी के सभी विधायकों, वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ वर्चुअल बैठक के जरिए प्रभावितों की मदद करने का संदेश भी दिया। माननीय महामंत्री जी, आवाज नहीं आ रही है। देखिए, आज की बैठक खाली प्राकृतिक आपदा के कारण जो उत्तराखंड के अंदर जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ है, उसके अंदर सेवा भाव से हमारा पूरा संगठन, विधायक, सभी सांसद और कार्यकर्ता उसमें लगे हैं। क्योंकि ऐसे कभी भी मौका आया है, हमने जनता की परेशानी में खड़े हुए दिखाई दिए। सेवा ही संगठन, सेवा ही समर्पण, ऐसे अनेकों भावों से हम काम करते रहे हैं। और केंद्र सरकार का भी धन्यवाद करते हैं जिन्होंने 413 करोड़ रुपया इस विपरीत परिस्थितियों में हमारी मदद करने का काम किया। दायित्व बंटवारे की आस लगाए बीजेपी कार्यकर्ताओं के लिए अच्छी खबर है। उत्तराखंड दौरे पर आए प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम का बयान पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए खुशखबरी लेकर आया है। कल देर रात बीजेपी प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम, पार्टी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और संगठन महामंत्री अजय कुमार ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की। माना जा रहा है कि दायित्व बंटवारे को लेकर बैठक में चर्चा हुई है, जिसके बाद बीजेपी प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम का बयान भी सामने आ गया है। आपको बता दें कि दुष्यंत गौतम उत्तराखंड दौरे पर हैं और उन्होंने बयान दिया है कि दायित्व बंटवारे को लेकर होमवर्क पूरा हो चुका है। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जब चाहें दायित्व बंटवारे की लिस्ट जारी कर सकते हैं। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि होमवर्क पूरा हो चुका है, जल्द ही घोषणा भी की जाएगी। कि प्रभारी जी ने जिस परिप्रेक्ष्य में कहा, तो स्वाभाविक पक्ष है कि होमवर्क हो चुका है। इसको होमवर्क का पूर्ण होने का विचार जो रहता है, उसकी चर्चा के बाद होमवर्क करके हमने पूर्ण कर दिया। थोड़ा आपदा निपट जाए, चीजें अनुकूलता में आ जाए तो समय काल परिस्थिति के आधार पर उसकी घोषणा करेंगे। एक संगठनात्मक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के तहत कि कोई हमारे यहाँ कोई परिवारवाद तो है नहीं कि एक परिवार ने ऑर्डर दिया और काम हो गया। लोकतांत्रिक तरीके से हम चलते हैं। हर सतह पर सभी का मार्गदर्शन, सभी की सलाह मिलती है, लास्ट स्टेज के अंदर है। उत्तराखंड में पहली बार 2 दिवसीय स्वास्थ्य चिंतन शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें पहले दिन 25 राज्यों के 108 प्रतिनिधि मौजूद रहे, जिसमें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के साथ केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और असम के मुख्यमंत्री भी मौजूद रहे। इस दौरान केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने मीडिया से बातचीत करते हुए कई अहम मुद्दों पर बात की। उन्होंने माना कि पहाड़ी राज्यों में स्वास्थ्य सेवा एक बहुत बड़ी चुनौती है और इस बात का भी मंथन इस बैठक में किया जाएगा। वहीं अलग अलग राज्यों की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उन सबकी बात पर विचार विमर्श किया जाएगा। उन्होंने उत्तराखंड राज्य को अभी 400 करोड़ की सहायता भी देने की बात कही है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री भी तय समय पर इस महत्वपूर्ण चिंतन शिविर में मौजूद रहे। देश के स्वास्थ्य विभाग के मंत्रियों का और अधिकारियों का जो चिंतन शिविर है उत्तराखंड में आयोजित हो रहा है। एक तो सबसे पहले हम सभी का यहाँ पर देवभूमि उत्तराखंड आगमन पर सबका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और देवभूमि में ये शिविर अपने आप में जो वर्तमान योजना है, ये योजना के इम्प्लीमेंटेशन के बारे में चर्चा होगी। कार्यक्रम की रचना ऐसी होती है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट के लोग, स्टेट गवर्नमेंट दोनों साथ में मिलकर प्रेजेंटेशन तैयार करते हैं। प्रेजेंटेशन होता है 20 मिनट का, उसके ऊपर 1 घंटे तक डिस्कशन चलता है। तो जो प्रेजेंटेशन करते हैं वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं करेगी। प्रदेश में हर साल हरेला पर्व में हजारों पौधे लगाए जाते हैं, लेकिन उचित देखभाल नहीं होने के चलते वो पौधे नष्ट भी हो जाते हैं, जिसका संज्ञान लेते हुए वन मंत्री ने इस पर अधिकारियों के साथ मंथन करते हुए जिम्मेदारी तय करने की बात कही है। उन्होंने कहा कि अब की बार उनका फोकस हरेला के सक्सेस रेट को बढ़ाने पर होगा।
आगे उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायतों के माध्यम से पौधारोपण करवाया जाएगा और सभी पौधे विभाग उपलब्ध करवाएगा। उन्होंने बताया कि पंचायतों से भी यही उम्मीद की जाती है कि वो लोग इन पौधों की उचित देखभाल करेंगे। सक्सेस रेट बढ़े, ताकि अगर जिसकी भी जिम्मेदारी, जिसको पेड़ दिया जाए वो जिम्मेदारी के साथ दिया जाए कि और लगातार उनकी मॉनिटरिंग होते रहे, ताकि मैंने आपसे बताया कि जो सफलता की दर है पेड़ों की वो ज्यादा रहे और इसका फायदा भी मिल सके। प्रदेश में भारी बारिश के बीच जर्जर हो चुके स्कूल भवनों की स्थिति सुधारने के लिए सूबे का शिक्षा विभाग अब चिंतित और सजग दिखाई दे रहा है। शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत की माने तो ऐसे संभावित 427 स्कूल जिनकी स्थिति ठीक नहीं है, उनके जीर्णोद्धार के लिए विभाग कार्य योजना बना रहा है। शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि डी ग्रेड के 227 जर्जर स्कूलों के लिए बजट स्वीकृत किया गया है। साथ ही ऐसे स्कूलों में बच्चों को पठन पाठन न कराने की सलाह भी दी गई है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि विभाग हर संभव प्रयासरत है कि बच्चों को स्कूलों में गुणवत्ता वाली शिक्षा और संसाधन उपलब्ध कराए जाएं। देखिए, स्कूलों के लिए हमने जो 427 स्कूलों चिन्हित किए थे पूरे राज्य के, उसके लिए राज्य सरकार से भी, जिला प्लान से भी और आपदा मद से पैसे दे दिए हैं। और कल भी स्वास्थ्य विभाग और शिक्षा विभाग और पंचायती राज विभाग, सारे डीएम और चीफ सेक्रेटरी का संयुक्त बैठक मैंने अपने अध्यक्षता में की थी। अब खबर काशीपुर से है, जहां नगर के महाराणा प्रताप चौक पर नगर निगम द्वारा स्थापित 135 फुट ऊंचे ऐतिहासिक राष्ट्रीय ध्वज का लोकार्पण किया गया है। रक्षा एवं पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट द्वारा लोकार्पण किया गया। इस दौरान बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने उनके काशीपुर लोगों को आने जाने में खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यहां सड़क साल 2018 में बनाई गई, लेकिन अब सड़क पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई है। स्थानीय ग्रामीणों ने गांव के ग्राम प्रधान से लेकर क्षेत्रीय विधायक से जल्द सड़क निर्माण कराने की मांग की है। दो 2008 में बनी थी, उसके बाद इसका हमने सुना कि 10 साल बाद रोड की मरम्मत होती है। आज 2023 लग गया है, इसको 15 साल हो गए हैं, तब से इसकी कोई सुध लेने वाला नहीं हो रहा है। पूर्व पहले विधायक जी हमारे ये क्या थे, दुमका जी थे, उनसे हमने पहले रिक्वेस्ट करी बड़ी बार, उससे जाकर के उनसे बोला कि भाई हमारे यहाँ समस्या ऐसी हो रही है। लोगों की समस्या सरकार के कानों में आवाज उठाते हैं। सबसे पहले आपको धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर। हम यहाँ 1938 में हमारे बाप दाताओं ने जमीन खरीद ली थी। एक अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्र है, इसमें कोई भी सामान्य वर्ग का आदमी नहीं रहता है। एक हम एससी समाज के रहने के बाद भी, इससे पहले माननीय हमारे जो गोविंद सिंह बिष्ट जी थे, उनके द्वारा ये रोड बनाई गई थी। और अन्य आज तक मेरा मानना क्या है, सत्य है कि खेड़े से लेके यहाँ तक हम 5 परिवार रहते थे। पीपीपी यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड पर संचालित हो रहे जिला अस्पताल पौड़ी का वास्ता हर समय से ही विवादों में रहा है। बीते दिन घायलों को 108 की सुविधा न दिए जाने से नाराज होकर आज छात्र संघ से जुड़े नेताओं ने जिला अस्पताल में सीएमएस कुमार आदित्य तिवारी का घेराव किया और जमकर उनके खिलाफ नारेबाजी भी की। इस दौरान छात्र नेताओं ने मांग उठाई कि सीएमएस कुमार आदित्य तिवारी अपना इस्तीफा दें। छात्रों ने आरोप लगाया कि जिला अस्पताल पौड़ी में मरीजों को स्वास्थ्य सुविधाएं देने के नाम पर छला जा रहा है। ग्रामीण लोगों को 108 सुविधा देने के नाम पर मोटा पैसा वसूला जा रहा है। छात्र नेता अंकित नोटियाल ने बताया कि बीते दिन घायल 2 युवाओं को 108 सुविधा अस्पताल द्वारा नहीं दी गई। उन्होंने बताया कि पूर्व में भी इस तरह की घटनाएं अस्पताल परिसर में होती रहती हैं, जिनके विरोध में आज उन्होंने जिला अस्पताल पौड़ी में पहुंचकर सीएमएस का घेराव कर उनके इस्तीफे की मांग की। इसको लेके तो ऐसी स्थिति में देखिए, मतलब अगर यहाँ पे एम्बुलेंस नहीं होगी तो इंद्रेश जाने तक मरीज मर जाएगा, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। जब सीएमएस साहब को कॉल किया गया, उनको बताया गया कि आप यहाँ पर आइए, ऐसी ऐसी समस्या है, तो उनका वहां से जवाब होता है कि मैं नहीं आता हूँ, मैं दवाई खा के सोया हुआ हूँ। एक अधिकारी के मुंह से ये शब्द क्या शोभा देते हैं। यहाँ पे एम्बुलेंसें खड़ी हैं तो कोई कहता है कि ये चल नहीं सकती हैं, ये एम्बुलेंसें केवल खड़ी हैं। उन एम्बुलेंसों में जाके शराबें पी जाती हैं,
तब वो एम्बुलेंस सुचारू रूप से चलती है। मरीज अगर यहाँ खड़ा है तो उससे पहले बिल मांगा जाता है कि भैया हम आपको रिफर तब करेंगे, हम आपको बाहर तब भेजेंगे, पहले आप यहाँ बिल दीजिए। आक्रोश सही था, बिल्कुल सही था, क्योंकि उनका आक्रोशित होना सही था क्योंकि उनको समय से एम्बुलेंस उपलब्ध नहीं कराई गई। जो उनका बुनियादी जो आक्रोश था वो एम्बुलेंस को लेकर के था। राजकीय अस्पताल में स्वास्थ्य एटीएम मशीन शुरू हो गई है। विधायक डॉक्टर प्रमोद नैनवाल ने रिबन काटकर मशीन का उद्घाटन किया है। मशीन से 20 प्रकार की निःशुल्क जांच की जा सकेंगी। इसका सीधा लाभ आम लोगों को ही होगा। अस्पताल पहुंचे विधायक नैनवाल का सीएमएस डॉक्टर संदीप दीक्षित और डॉक्टर अशोक टमटा ने फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया। विधायक नैनवाल ने कहा कि बीजेपी की केंद्र और राज्य सरकार हर गरीब तक स्वास्थ्य सुविधाएं सुलभ कराने का प्रयास कर रही है। हमारी प्रदेश की सरकार जो आदरणीय धामी जी के नेतृत्व में चल रही है, उसका एक लक्ष्य है कि जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो गरीब से गरीब व्यक्ति तक पहुंचे। तो इसी कल्पना को मूर्त रूप देते हुए रानीखेत जो हमारा नागरिक चिकित्सालय है, तो उसमें हेल्थ एक का शुभारंभ किया गया है, जिसमें कि 20 जांचें निःशुल्क प्रत्येक मरीज को उपलब्ध होंगी और उससे हमारे क्षेत्र की जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं, जो जांच की जो प्रक्रिया है, जटिल प्रक्रिया है, उससे नहीं गुजरना पड़ेगा मरीजों को और बहुत आसानी से और मुफ्त में जांचें उपलब्ध होंगी। डिजिटल इंडिया के दौर में हर गांव को हाई स्पीड इंटरनेट से जोड़ने की पहल हो रही है और हम 5G नेटवर्क चलाने की बात कर रहे हैं। लेकिन अल्मोड़ा जिले के विकासखंड सल्ट के हरदा क्षेत्र में पिछले एक सप्ताह से जियो कंपनी के नेटवर्क समस्या से ग्रामीण परेशान है। ये सुनकर हैरानी हो रही है कि डिजिटल इंडिया के दौर में जहां हम 5G नेटवर्क की बात कर रहे हैं, वहां कॉलिंग करने तक के लिए ग्रामीण बेहद परेशान है। इंटरनेट सेवा न होने से बैंक, डाकघर में भी लेन देन प्रभावित हो रहा है। साथ ही ऑनलाइन होने वाले सभी काम भी प्रभावित हो रहे हैं। मैं जियो का एक कस्टमर हूं, तो आए दिन हमें इसमें जियो के नेटवर्क में बहुत दिक्कत आ रही है। और कभी हमारे यहाँ पर तल्ला सल्ट में 37 गांव हैं, इनमें सबसे ज़्यादा बहुत गांव में बहुत ज़्यादा दिक्कत है और हमारे इस हरड़ा मौलिकी गांव में बहुत ज़्यादा दिक्कत आई है। हमारे यहाँ पर एक घुनखाल क्षेत्र में हरड़ा में जियो का टावर लगा पड़ा है। ये 10-12 दिन से बिल्कुल काम नहीं कर रहा है। सारे फोन जियो के जितने भी उपभोक्ता हैं सारे परेशान हैं। पहले तो अच्छा काम करता था, इसमें सारे हमारे इलाके और हर एक ने मतलब जो है जियो की यहाँ सारा इलाका जो यहाँ का है वो सारे जो सिमें हैं सारी जियो में पोर्ट कर रखी हैं। सब लोग परेशान हो रहे हैं, अपनी जो सिमें हैं एयरटेल में पोर्ट कराने के लिए तैयार हो रहे हैं। कृपया करके आप कोई सुधार कीजिए, अन्यथा फिर हमारी जो सिमें हैं वो एयरटेल में पोर्ट करें। यहाँ जियो की बहुत बड़ी प्रॉब्लम चल रही है नेटवर्क की, जिसके कारण यहाँ लोग बहुत परेशान है, कोई काम हो नहीं पा रहा है। और आजकल तो बैंक का लेन देन से लेके हर चीज फोन से चलता है, फोन लगना तो दूर। यहाँ तो बारिश के चलते लोगों को काफी परेशानी हो रही है, तरह तरह की परेशानियां यहां पर हो रही हैं। और सल्ट क्षेत्र से एक खबर है जहां पर करीब एक सप्ताह से नेटवर्क ठप हैं और इस वजह से लोग ना तो किसी को फोन कर पा रहे हैं और ना ही इंटरनेट से संबंधित जो काम है वो यहां पर ग्रामीणों के हो पा रहे हैं। बैंक, डाकघर में इंटरनेट न चलने के कारण लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बारिश के चलते जो नेटवर्क हैं वो यहां पर ठप पड़े हैं। जनपद में यमकेश्वर विधानसभा के अंतर्गत द्वारीखाल ब्लॉक में आकाशीय बिजली गिरने से 4 बकरियों और एक गाय की मौत होने की घटना सामने आई है। सुबह के वक्त लगभग 8 बजे ग्राम ग्वाड़ी डोरी में आकाशीय बिजली गिरने से ग्रामीण लक्ष्मण सिंह पुत्र लूड़ा सिंह के गौशाला में 4 बकरियां और एक गाय मर गई। जानकारी देते हुए ग्रामीणों ने बताया कि आज सुबह के वक्त आकाशीय बिजली गिरने से उनकी गौशाला में 4 बकरियां और एक गाय की मौत हो जाने से परिवार दुखी है। आज हमारे 4 बकरी मरी है ना, ये गौड़ मरी आई सुबह 7:45 बजे करीबन घटना घट गया। बीच शौक से किचन हमारे
वन विभाग और लोनिवी की लापरवाही के चलते आज हुई भारी बारिश के भाबर को कोटद्वार से जोड़ने वाला मालन नदी का पुल धराशायी हो गया है। गढ़वाल कुमाऊं के साथ ही कोटद्वार भाबर की लाइफलाइन मानी जाने वाली इस मार्ग पर बने मालन और सुखरो नदी के पुल लैंसडाउन वन प्रभाग की कोटद्वार रेंज में होने के कारण मालन नदी के पुल के धराशायी होने के लिए वन विभाग और लोनिवी पूरी तरह जिम्मेदार बताया जा रहा है। एक बीजेपी पार्षद ने कोटद्वार रेंज के उच्च अधिकारी पर अवैध खनन करने वालों से खुलेआम अवैध वसूली करने और साथ ही खनन करने वालों को संरक्षण देने का गंभीर आरोप लगाया। वहीं आज कोटद्वार विधायक एवं विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी ने मालन नदी का धराशायी पुल का निरीक्षण कर उन्होंने पीडब्ल्यूडी अधिकारियों को जमकर खरी खोटी भी सुनाई। इस पर अब आप क्या करने जा रहे हैं? आप ये भी जानते हैं कि हर एक बैठक में, हर एक चिट्ठी में आपको मैंने ये कहा है कि पुलों के लिए आप कुछ व्यवस्था करें। सब आपका कहना यह है कि कोई माड़क में नहीं बैठता है। अब क्या माड़क में कौन सी चीज अब माड़क में बैठेगी? अब आप मुझे ये बताइए। For the last 1 year, I have been writing letters to your department, to the PWD, that my pools are not the bridges are not in a good condition. There has the khanan which has happened in this ilaka and nothing was done. We have been writing to the DM, we have been writing to you, we have been sending you estimates, nothing has been done. विकासनगर के बैरागीवाला गांव में संदिग्ध अवस्था में नदी से शख्स का शव मिलने से सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि आजन नदी के बीच टापू पर यह शव मिला है, जिसकी सूचना पुलिस को दी गई है। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बताया जा रहा है कि शव 5 दिन पुराना है। अब तक शव की शिनाख्त नहीं हो सकी है। पुलिस शव की शिनाख्त में जुटी हुई है। तो फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। नमस्कार।